हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो ESO 16 यानी कि ESO 16 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कि 28 तारीख को भी एग्ज़ाम है। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ। बहुत सारे मैं नहीं बना पाई क्योंकि अगर मैं बना के आपको 10, 15, 20 प्रश्न दे दूँ और फिर आपसे कहूँ कि 2 दिन में याद कर लीजिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कुछ 10-15 ही बनाए हैं जिनमें से मैं आपको 7-8 जो हो पाएंगे मैं आपसे कल परसों तक शेयर कर दूंगी उनके आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के कारण व परिणाम। तो ये कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न, शिक्षित बेरोजगारी के बारे में पूछा जाता है। भारत में बेरोजगारी या फिर शिक्षित बेरोजगारी है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या कारण है, उसके बारे में प्रश्न आता है। एक सामाजिक समस्या के रिगार्डिंग प्रश्न आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक रूपांतरण क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नृजातीय हिंसा या नृजातीयता क्या है, और अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनकी समस्याएं और अनुसूचित जो जाति हैं उनकी भी समस्याएं पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, नशीले पदार्थों की लत या फिर जो युवाओं में बढ़ता नशा, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। इसमें आंसर आपका एक ही रहेगा, नशीले पदार्थों की लत। इसका मैं आपको आंसर करवा दूंगी। बाल श्रम क्या है, या फिर भारत में बाल श्रम के बारे में लिखिए। नगरीकरण है उसके बारे में पूछा जा सकता है। निर्धनता या दरिद्रीकरण क्या है, भारत में गरीबी, निर्धनता। और किशोर अपराध या फिर अपचार क्या है, यानी कि बाल अपराध होते हैं वो क्या है। भारत में महिलाओं की स्थिति या महिलाओं की जो अधीनस्था है, जैसे महिलाओं को दबा के रखा जाता है, इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण, संयुक्त परिवार क्या है और उनके टूटने के, भारत में उनके टूटने के कारण क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय समाज में वनों की क्या स्थिति है, और सामाजिक विचलन। तो ये कुछ टॉपिक हैं, इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। इसमें से मैं आपको अभी इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रश्नों के उत्तर करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या व परिणाम के बारे में चर्चा कीजिए। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब हो गया ऐसे लोग जिनको देखिए नौकरी नहीं है। एक तो कोई इस काबिल नहीं है कि उसे कोई नौकरी मिल पाए, यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। और एक वो लोग होते हैं जो पढ़ भी लेते हैं और काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो जो शिक्षित बेरोजगारी है भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि जो उच्च शिक्षा वाले कई युवा हैं उनको ऐसा काम करना पड़ता है जो कि उनसे कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार है नहीं तो वो कुछ तो करेंगे, भले वो उनकी शिक्षा उन्होंने जितनी ग्रहण की है उससे कम ही रहते ना, कम ओहदे का काम हो तो भी उन्हें करना पड़ता है। तो ये शिक्षित बेरोजगारी होती है। ये काम के कम योग्यता वाले लोग भी कर सकते हैं लेकिन ये उन्हें करने पड़ते हैं, अधिक योग्यता वाले लोगों को। बेरोजगारी के कारण कम योग्यता वाले, फिर अब जैसे कि ज्यादा योग्यता वाले लोग क्या करते हैं, वो ऐसे काम ले लेते हैं जो कि उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। तो अब वो जो छोटी कम योग्यता वाले लोगों के जो काम थे तो वो अब कम हो रहे हैं। क्यों? तो अब जो कम योग्यता वाले लोग हैं उनको काम कहाँ से मिलेगा, तो वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं कि खुद की डिग्री बढ़ाने लग जाता है कि मैं भी ये डिग्री ले लूँ, मैं भी वो ले लूँ, तो मैं भी कुछ काम करूँगा, शायद हो सकता है मुझे मिल जाए ये। तो ये करने लगते हैं। इससे उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन इससे क्या होता है कि उन्हें वैसे ज्ञान नहीं मिलता, डिग्री मिल जाती है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता। तो इससे जो शिक्षा होती है उसका अवमूल्यन होता है। प्रख्यात शिक्षाविद AR कामत थे, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है कि यहाँ शिक्षा जो होती है वो मानव पूंजी के विनियोग नहीं बल्कि अधिकार पत्र लाने की कोशिश मात्र है। यानी कि एक रहता है ना कि डिग्री लगा के नौकरी पा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर काम करने की काबिलियत नहीं, ये कोई नहीं देखता। तो शिक्षा का काम है सिर्फ डिग्री, ऐसे रहता ना कि ये अधिकार पत्र लाने की कोशिश है शिक्षा यहाँ पे सिर्फ, जो कि इनके प्राप्तकर्ताओं को उन लोगों के ऊपर जिन्हें की यह प्राप्त नहीं प्राथमिकता प्रदान करती है। यानी कि अब कोई काबिल हो या ना हो लेकिन जिसके पास डिग्री है उसे नौकरी मिल जाएगी, भले ही कम योग्यता वाले व्यक्ति को उससे ज़्यादा ज्ञान हो फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। एक शिक्षित बेरोजगार अशिक्षित बेरोजगार की तुलना में
जल्दी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के बाद क्या उसकी खुद से आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने इतना पढ़ लिया, अब मैं ये करूँगा घर के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, तो ये बढ़ने लग जाती हैं। और अगर ये पूरी नहीं हो या फिर उसे अपनी जो अपेक्षाएं होती हैं उससे कम में काम करना पड़े, यानी कि जैसे अगर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है और उसे क्लर्क की नौकरी करनी पड़े तो उसे निराशा हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य न करना निराशादायक होने के साथ साथ राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय भी है। एक अन्य तथ्य के अनुसार एक बेरोजगार व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है, इसलिए वह असामाजिक कार्यों की ओर बढ़ने लगता है और इन कार्यों के कारण उसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो नीचे गिरने लग जाती है। और एक बार कहते हैं ना कि प्रतिष्ठा पे दाग लग गया तो फिर और कहीं उसे काम देने से और लोग झिझकते हैं, तो इस वजह से फिर उसे फिर से काम नहीं मिलता, उसमें समस्या होने लग जाती है, इससे फिर से बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि होने लग जाती है। किसी भी देश में बेरोजगारों की जो बड़ी संख्या यानी कि ज़्यादा बेरोजगार होंगे तो वो सरकार के लिए भी एक चुनौती है। क्या ये लोग फिर चाहेंगे कि है ना सरकार हमें नौकरी दे, सरकार हमें जो गुजारा भत्ता दे, हमें सरकार ये दे वो करे, तो वो क्या संगठन बनाएंगे, वो अपनी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या सरकार के साथ क्या लड़ाई करेंगे, ऐसे काफी सारी ऐसी चुनौतियां देते हैं वो सरकार को, तो इससे इनसे लोगों में असंतोष व्याप्त होता है, तो वह सरकार के स्थायित्व को चुनौती देने लगेंगे, असंस्थागत संगठनों में एकत्रित होने लगते हैं। ऐसे में सरकार को अपने कार्यक्रमों में रोजगार व गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम जोड़ने पड़ते हैं व बेरोजगारों को अनुदान भी दिया जाता है। शिक्षित बेरोजगारी का जो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है कि ये जो बेरोजगार होते हैं उनके मन के ऊपर भी पड़ता है, उनके व्यवहार विचलन पे पड़ता है, क्योंकि वे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, वो पूरी नहीं होती तो वे नशा करने लग जाते हैं, छोटे मोटे अपराध करने लग जाते हैं, और जो शिक्षित बेरोजगार युवक होता है वो नशे की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि असंतोष बुराई की जड़ होता है। इसलिए क्या है, ये जब इनमें असंतोष होगा तो ये युवक कुंठित हो जाएंगे और अपनी बेरोजगारी के लिए समाज को दोष मढ़ने लग जाता है समाज के ऊपर, और शायद हो सकता है कि आतंकवाद की तरफ भी बढ़ने लग जाए। पंजाब व असम में इसके अनेक उदाहरण देखे जाते हैं। अतः इन सब समस्याओं से अगर बचना है तो सरकार को शिक्षित युवाओं को काम देकर आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करना होगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी, खास करके शिक्षित बेरोजगारी, एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बाल अपराध क्या है या फिर किशोर अपराध क्या है या फिर किशोर जो अपचार होता है वो क्या है। अपराध क्या है, सबसे पहले हम ये देखें अपराध क्या। अपराध एक ऐसा समाज विरोधी आचरण है जिसमें जन भावनाओं को इतनी चोट पहुंचती है जिसकी की इजाजत कानून भी नहीं देता, तो ये हो गया अपराध। अपराध एक ऐसा कार्य है जिसे जनता खतरनाक मानती है और ऐसे काम की निंदा करती है और ऐसा करने वाले को दंड भी देती है। ऐसा आचरण करने पर जुर्माना हो सकता है, कैद हो सकती है, वह मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा भी दी जा सकती है। इस हिसाब से अपराध अवांछित आचरण के संपूर्ण दायरे का एक विशिष्ट हिस्सा है। समाज के गठित होने पर आचार संहिताओं को बनाए रखने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो इन आचार संहिताओं का उल्लंघन भी करते हैं, इनका उल्लंघन करने के लिए भी मौजूद होते हैं। ऐसे अपराधों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो इसमें जो बाल अपराध है वो इन्हीं वर्गों का हिस्सा है, ऐसे अपराधों का ही हिस्सा है। हमें यहाँ पे बाल अपराध के बारे में बताना है। बाल अपराध क्या है, यह एक विशेष उम्र में कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, यानी कि बाल अपराध के बाल जो अपराधी होते हैं उनकी एक उम्र तय होती है, तो उस उम्र में बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध बाल अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं। इन्हें किशोर अपराध भी कहा जाता है। हर देश में किशोर अपराध की उम्र अलग अलग निश्चित की गई है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे ना तब वयस्क नहीं हो जाता तब तक जो अपराध करेगा तो वो किशोर अपराध में माना जाता है। ऐसे क्या हर जगह जो भी आयु है वो अपनी अपनी फिक्स की गई है सब देशों ने। बाल अपराध के लक्षण निम्नलिखित है, यानी कि ये कुछ लक्षण है जिनसे पता लगता है ना बाल अपराधी है। जब बच्चा बाल अपराधी बनता है, यानी कि इन सब कारणों के कारण बच्चा क्या अपराध की तरफ अग्रसित होने लग जाता है। बच्चा माता पिता अभिभावक की बात ना माने, आदतन स्कूल जाने में टाल मटोल करे, झूठ बोलने की उसे बुरी आदत हो, निर्धारित जो खर्च होता है उनकी सीमा में ना रहे, आदतन ऐसा व्यवहार करे जिससे उसका चरित्र बल, आत्मबल व स्वास्थ्य गिरे, तो इसके बाद क्या उसमें जो अपराधी प्रवृत्ति है वो प्रबल होने लग जाती है।
अपराधी प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब ये नॉर्मली बाल अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले पूछे या फिर अपराधी प्रवृत्ति के कारण पूछे, ये इनका आंसर एक ही रहेगा। तो यहाँ पे अपराध भले किसी भी प्रवृत्ति का हो, उसके कारण जो होते हैं समान ही होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। वास्तविकता बनाम कल्पना जगत, यानी कि जो अपराध करते हैं वो क्या करते हैं कि कल्पना में जीते, वास्तविक जगत में रहते हुए कल्पना में जीते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को एक कल्पना लोक में रखते हैं, वे वहां पर अपनी अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, परंतु वास्तव में उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविकता ही तो प्रमुख होती है। क्योंकि मेन है, अभी हम कितना भी कुछ भी सोच रहे हैं, हम ऐसे हवा में उड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन ये ना है तो वास्तविकता में, वास्तविकता हम जहाँ पे है वही हमारी वास्तविकता है। तो कई लोग जो होते हैं भावात्मक और मानसिक समस्याओं से भी परेशान रहते हैं, वे भी वास्तविकता को नहीं झेल पाते हैं, और फिर उनके बाद उनके पास क्या होता है कि वे असुरक्षा का भाव आ जाता है, बहिष्कार, विद्वेष के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इनके अंदर का जो क्रोध और असुरक्षा वह गंभीर रूप ग्रहण कर लेता है, और असामाजिक वो लोग क्या करते हैं, सामाजिक अलगाव के रास्ते पे चलकर असामाजिक बन जाते हैं और अपराधी प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं। बच्चों में डर, भय, असुरक्षा, ये सब बाल अपराध को जन्म देती है। स्वास्थ्य व रोग, बुरे स्वास्थ्य व रोग जो ग्रस्त लोग होते हैं वो भी अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनकी मानसिक क्षमता कमजोर होने लग जाती है। ऐसी जो कमजोर मानसिकता वाले लोग होते हैं वो अपराध में या फिर बाल अपराध या फिर अपराध के कुचक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी कमजोर मानसिक क्षमता जो होती है उन्हें अविवेक पूर्ण कार्य करने के लिए रोकती नहीं है। जैसे सेक्स संबंधी हत्याएं, रेप या रेप के बाद हत्या कर देते हैं, चोरी करते हैं, अपने लाभ के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं, और ऐसी ही कोई गिरी हुई बीमार मानसिकता जो होती है ना, इन सब का ही परिणाम है ये कि बाल अपराध को बढ़ाते हैं ये सारी चीजें। पारिवारिक स्थिति देखो कैसी होती है अपराध बढ़ाने के लिए। बच्चों के सामाजिक व व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवार का मुख्य कार्य बच्चे को सही दिशा व दशा देना है, यानी परिवार द्वारा ही बच्चे में समाज विरोधी या समाज के हित की जो भावनाएं डाली जाती है वो प्रबल की जा सकती है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे की पहली पाठशाला घर या माई होती है, तो ये चीज़ है कि हम बच्चे को जैसा सिखाएंगे बच्चा आगे जाके वही बनता है, क्योंकि बच्चा अपने परिवार पर निर्भर होने के कारण उसकी सभी अच्छी व बुरी सोच के संपर्क में अच्छे से होता है। पारिवारिक स्थिति व संबंधों के द्वारा जो पारिवारिक वातावरण बच्चे को मिलता है वह उसे पूरी तरह से अपना लेते हैं। अनेक शोधकर्ताओं ने शोधों में यह पाया है कि परिवार का जो बिखराव होता है, अलगाव होता है, वो अक्सर किशोरों व युवाओं में अपराधी होने का प्रमुख कारण है। परिवार में अक्सर या प्रतिदिन माता पिता के बीच झगड़ों से परिवार में बिखराव शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है माता पिता की भी और बच्चों की भी जिंदगी तनावपूर्ण अशांत रहने लगती है, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है। ऐसे परिवारों में जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार से दूर कटे कटे रहने लग जाते हैं और वे अपराधी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए परिवार में शांति व प्रेम बनाए रखने के लिए माता पिता के बच्चों को स्नेह के साथ साथ नियंत्रण व अनुशासन में भी रखना चाहिए, ताकि वे बाल अपराधी प्रवृत्ति की तरफ ना जाएं। पारिवारिक आर्थिक स्थिति या फिर उनकी जो गरीबी है वो कैसे अपराध को बढ़ावा देती है। घर में गरीबी के कारण भी अनेक समाज विरोधी अपराध होते हैं। व्यक्ति क्या करता है, अपनी जरूरतों के लिए अपेक्षा रखता है कि हाँ भाई मैं ये करने के लिए ये करूँगा, उसकी क्या फिर जरूरतें पूरी होने लग जाती हैं, तो धीरे धीरे जरूरतें पूरी करने के लिए भी कई बार उसे अपराध करने पड़ते हैं, और जरूरतें पूरी हो जाएं तो क्या और आकांक्षाएं और चीज़ें सोचने लग जाता है कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और अपेक्षाएं बढ़ने लग जाती हैं। फिर उसके मन में असंतोष उत्पन्न हो जाता है और उसका बढ़ता हुआ असंतोष होता है वो अपराध का रूप ले लेता है। अक्सर देखा गया है कि छोटे छोटे जो अपराध होते हैं भूख व अभाव की बजाय के ईर्ष्या व अति महत्वाकांक्षा के कारण होते हैं। गिरफ्तारी व सजा, छोटे मोटे अपराधों के कारण गिरफ्तार होने वाले लोगों में से अधिकतर लोग गरीब होते हैं, जो अपने असंतोष के कारण अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, वे गिरफ्तारी हो जाते हैं, फिर सजा के बाद क्या और भयंकर अपराधों की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। इनको उनका क्या डर समाप्त हो जाता है इन चीजों से। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, जनसंचार माध्यम जैसे कि समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गई, फिल्मी पत्रिका, कॉमिक्स, टीवी, रेडियो, फिल्में, ये सब बच्चों पर क्या बुरा प्रभाव डालती हैं। ये जो जनसंचार मीडिया ये बनाया तो हमारे लिए है, हमारे भले के लिए है, लेकिन क्या है बच्चे जब इसे देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जिनमें बच्चों को मार्गदर्शन देना आवश्यक होता है, लेकिन अगर आधे अधूरे ज्ञान की वजह से बच्चे जो देखते हैं उसका अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लेते हैं। वास्तव में तो जनसंचार माध्यम ज्ञान के लिए होते हैं, परंतु ये बच्चे व किशोरों को ज्यादा प्रभावित करते हैं।
कम साक्षरता वाले देश में शिक्षा की कमी के कारण बच्चों को अपराध आकर्षित करने लग जाता है। इस प्रकार ये कुछ कारण है जो कि बाल अपराध या फिर अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों की मुख्य जो समस्याएं हैं उसके बारे में। भारत में अनुसूचित जो जातियां हैं उनके पिछड़ेपन में अन्य समस्याओं के कारण आज भी शोषणकारी परिस्थितियों में ये लोग जीतते हैं। उनकी ऐसी स्थिति थी कि अभी भी वो क्या उभरने में लगे हुए हैं, ढंग से उभर नहीं पाए हैं। भारत में इन अनुसूचित जातियों की जो प्रमुख समस्याएं वो निम्नलिखित हैं। शैक्षणिक पिछड़ापन, वंचितता या फिर जो सामाजिक आर्थिक दशाओं के निम्न होने के कारण अनुसूचित जाति के लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। इसलिए आज़ादी के बाद भी जब इनको स्कूल जाने के मौके मिले तो इनको पूरा अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। रोजगार व सरकारी नौकरी, आज़ादी के बाद इन जातियों के कई लोग कृषि जो मजदूर होते हैं उनकी तरह काम करते हैं। सरकारी नौकरी में भी ये जातियां जो होती हैं वो ज़्यादातर सफाई कर्मी, चौकीदार या चपरासी का काम करती हैं। हालांकि आजकल कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पद पर चले गए हैं, लेकिन क्या फिर भी ये एक समस्या है इन लोगों के लिए अभी भी। ऋणग्रस्तता व बंधुआ मजदूरी, अनुसूचित जाति में अधिकांश परिवार खाने के लिए क्या 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते थे पहले। तो उसके प्रबंधन के लिए क्या करते थे, मजदूरी या ऋण का सहारा लेना पड़ता था उन्हें। ये बैंक से कर्जा लेने में क्या अक्षम थे, इस वजह से जमींदारों से उन्हें ऊंचे ब्याज पे कर्जा लेना पड़ता था। और वो ब्याज इतना हाई या ऊंचा होता था ना कि वो बिल्कुल ऋण तो दूर की बात, ब्याज भी नहीं चुकाते। तो इस वजह से उनके वहाँ पे क्या मजदूर बन के ही रह जाते थे, बंधुआ मजदूर बन के रह जाते थे, जहाँ पे उनका क्या इतना शोषण होता था, सिर्फ नाम मात्र का वेतन मिलता था। स्वास्थ्य व पोषण, अनुसूचित जनजाति जो अनुसूचित जाति होते हैं इनके पास ना तो अच्छा घर होता है ना ही सुख सुविधाएं होती हैं। परिणाम स्वरूप ये ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर साफ सफाई का अभाव हो, घरों के आसपास स्वच्छता की कमी होती है, पीने के पानी के लिए भी इन्हें उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है। इसी के कारण इनमें क्या कुपोषण के शिकार हो जाते हैं ये लोग। शिक्षा के अभाव में अनुसूचित जो जातियाँ होती है वो स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को समझ नहीं पाती है। तो ये भी एक इनकी समस्या। अत्याचार, इनके ऊपर क्या इतना अत्याचार होता आ रहा है शुरू से। इन पर अक्सर अत्याचार किए जाते हैं, इनके जानवर छीन लिए जाते थे, घरों को जला देते हैं, मारपीट हत्या जैसे अत्याचार होते हैं। अगर ये अपने सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक अधिकार के लिए अगर ये आवाज़ उठाते हैं, नहीं लड़ते हैं, तो भी इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है इन जातियों के लिए। सामाजिक संपर्क का अभाव, अनुसूचित जातियों के लोगों को पूजा पाठ व गांव की बैठकों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि समाज के जो भी काम होते हैं ना उसमें इन लोगों को अलग थलग ही रखा जाता था। उनके घर गांव से थोड़ा सा अलग बने होते थे। इनके बच्चे क्या और बच्चों के साथ स्कूल नहीं जा सकते थे, अन्य जाति के बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकते थे। माना जाता है कि पहले ये लोग जब गलियों से गुजरते थे ना तो ढोल बजाते हुए गुजरते ताकि लोगों को पता चल जाए कि अस्पृश्य लोग आ रहे हैं, यानी कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमें छू नहीं सकते हम उनको। तो इसलिए वो सब अपने अंदर घर में अंदर ही रहते थे कि जब वो ढोल बजाते चले जाएंगे निकल जाएंगे तब वो लोग घर से निकलते थे। तो ये हाल था उनका। सार्वजनिक कुओं व तालाबों के उपयोग पर प्रतिबंध, अनुसूचित जाति के लोग सार्वजनिक तालाबों व कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। उनके अपने ही कुएं व तालाब होते थे, यानी कि उन्हें गांव में जो कुआं होता था उससे वो पानी नहीं भर सकते थे, क्योंकि वो कुएं से पूरे गांव के लोग भरते थे ना, और ये अपनी छोटी जाति के कारण उनके कुओं को स्पर्श नहीं कर सकते थे। मंदिर में इनका प्रवेश निषेध था। इन जातियों के लोगों का मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था, क्योंकि ये लोग अछूत समझे जाते थे। ये ना तो किसी पूजा पाठ में भाग ले सकते थे, ना ही धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते थे। इस प्रकार भारत में अनुसूचित जाति की समस्याओं के कारण ये लोग अभी भी पिछड़ेपन के शिकार होते रहे हैं। तो ये तीन प्रश्न के आंसर मैंने बता दिए, बाकी 2-3 के मैं आप लोगों के लिए कल वीडियो डाल दूंगी। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।